अर्जुमंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो दीदे फाड़ फाड़ कर सामने बैठी हुई अवेजा को देख रहा था, देखे जा रहा था। उसके रूबरू वो अवेजा न थी जिसे वो दफ्तर में रोज देखा करता था। उसे यूं लग रहा था जैसे वो अवेजा और लड़की थी, ये अवेजा और। दोनों में कितना फर्क था, लेकिन उसके सामने बैठी हुई वही पुरानी अवेजा थी। उसमें कोई तब्दीली नहीं आई थी। हस्बे मामूल उसके कटे हुए बाल टोकरा से फूले हुए थे और उस बेहंगम मुतवाजी फैलाव के अंदर एक क्यूट सा सहमा हुआ चेहरा दुबका बैठा था। पहले अवेजा को देखकर अर्जुमन को गुस्सा आ जाया करता था, जिसे वो मुश्किल जब्त करता था। अवेजा को देखकर उसे ऐसे लगता जैसे बालों का वो फैलाव एक बहुत बड़ा जाला हो, जिसे बड़ी मेहनत से बुनकर मकड़ा उसके मरकज में दुब कर बैठ गया हो कि शिकार फंसी और वो झपटे। लेकिन आज उसे यूं दिखाई दे रहा था जैसे काले बालों का वो फैलाव एक बहुत बड़ी आंख हो और उसके अंदर वो सजा बना चमकदार चेहरा, एक अनबहा आंसू हो। अर्जुमन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने बैठी हुई अवेजा को देख रहा था, देखे जा रहा था। कितनी बड़ी ज़हनी काया पलट थी। एक छोटी सी बात ने इतना फर्क पैदा कर दिया था, दुनिया ही बदल दी थी। और वो छोटी सी बात इस कदर मामूली थी कि अर्जुमन को उसके वकूअ का एहसास ही ना हुआ था। अगर वो कोई हादसा होती या सानहा होती या ड्रामाई वाक़या होती तो भी एक बात होती। वो तो अर्जुमन की हमशेरा के मुंह से निकला हुआ एक सरसरी जुमला था। क्या फ़र्क पड़ता है भाईजान? सबीहा के मुंह से बनाओ श्रृंगार के मुतल्लिक ऐसी बात निकले। सबीहा जो बनी सजी गुड्डी के सिवा कुछ न थी। इस जुमले ने अर्जुमन को चुका कर रख दिया। उसने मुड़कर सबीहा की तरफ देखा। सबीहा की दुनिया ही बदली हुई थी। लिबास के रंग मध्यम पड़ गए थे, कमीज में चिमटन न थी, गोलाइयाँ तीखापन खो चुकी थी, नाखून नेचुरल हो गए थे, लिपस्टिक लाउड न थी, आंखें दिखने वाली नहीं बल्कि देखने वाली बन चुकी थी। अंदाज मध्यम था, आंखों से मायूसी झांक रही थी। अर्जुमन के दिल से एक आवाज़ उठी, तो क्या वो बंधन एक जिद्दोजहद थी? वो एक तमाम एक साथी की तलाश के लिए था? अर्जुमन को भड़कीले बनाव श्रृंगार से सख्त नफरत थी। उसके दफ्तर में 4 लड़कियां कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भर्ती की गई थीं। अवेजा, सुंबल, रीटा और फातिमा। जब वो आई थी तो दफ्तर में रंगोबू और हरकत का एक तूफान आ गया था। बेशक दफ्तर में एक चहल पहल हो गई थी। स्टाफ के फाइलों पर झुके हुए लंबे लंबे चेहरे गोल हो गए थे, चेहरों के ढलके हुए खतूत ऊपर उभर आए थे। दफ्तर रोशन हो गया था, लेकिन वो ठहराव न रहा था। वो संजीदगी न रही थी, वो जैसे किसी ने सोडे में चुटकी भर डालकर शूं कर दिया हो। अर्जुमन अपनी ब्रांच का इंचार्ज था। दफ्तर में रौनक और रोशनी की निस्बत उसकी तवज्जो काम पर ज़्यादा मरकूज थी, लिहाजा उसे लड़कियों की आमद अच्छी न लगी थी। बेशक लड़कियां मेहनती थी, तवज्जो और शौक से काम करती थीं, लेकिन उन्होंने तो फिजा ही बदल डाली थी। एक इर्तराश पैदा हो गया था। ठहरे पानी में लहरें उठने लगी थी। स्टाफ की तवज्जो यूं बिखर गई थी जैसे तस्बीह का धागा टूट गया हो। और फिर उनका बनाव श्रृंगार कितना लाउड था, उसमें शिद्दत थी, तशद्दुद था। अर्जुमन को तो ऐसा लगा था जैसे सिकंदर की फौज के 4 जर्नेलों ने चढ़ाई कर दी हो। सुंबल ने शानों पर स्याह बाल यूं बिखरा रखे थे जैसे मशीन गन उठा रखी हो। उसकी मोटी मोटी काली आंखें यूं रोल करती रहती थी जैसे मैदान जंग में टैंक चल रहे हों। रीटा पक्के काले रंग में ब्लेडेड होंठ निकाले फेंकती थी। हालांकि रस्मी लिहाज से हद्दोहाल खासे बदसूरत थे, लेकिन उसने खुद पर लिबास, हरकत और मेकअप की ऐसी फूल पत्तियां सजा रखी थी कि हर कोई मुंह उठाकर देखने पर मजबूर हो जाता। वो टिप टिप करके चलती कि आवाज़ सुनकर ही सारा दफ्तर पसीने पसीने हो जाता। पाँव की आहट पर कान खड़े हो जाते। जिस्म ऐसे गमों पेच खाता कि खूबसूरत और बदसूरत का फर्क मिट जाता। तवज्जो कोबरे की तरह फन उठाकर खड़ी हो जाती और फिर उस काली बीम पर लहराई जाती। फिर वो फातिमा थी तो गांव की नौदौलत थी। दुबई का कपड़ा पहनती, लेकिन किसी कदर तवज्जो की तालिब थी। बात बात पर शर्मा कर आंखें नीचे कर लेती। मसगान के छतर खुलते बंद होते, पंखा करने लगते, छातियां धड़कती, गाल उभर कर अनार बन जाते, बालों की लीटें गिरती, संभलती, फिर गिर जाती। गोया एक तूफान आ जाता
और वो अवेजा, टोकरा बालों के जाले तले दुबका हुआ मकड़ा के शिकार फंसे तो झपटे। सारा दफ्तर उन लड़कियों की जद में आ गया था। इस आंधी में सभी गुबार से हट गए थे। दफ्तर की वो रवानी और संजीदगी खत्म होकर रह गई थी। झटके लगने लगे थे। अर्जुमन उन हालात को देखकर सटपटा कर रह गया था, लेकिन बेचारा मजबूर था, क्या करता। सिर्फ दफ्तर की बात न थी, मुआशरे पर मांगे के फैशन की लगार से वो बेजार था। वो समझता था कि दौरे हाजिर ने हर नौजवान लड़की को शिद्दत का तमंचा थमा रखा है, उनमें जज्बा तस्खीर का जुनून पैदा कर रखा है। बेमकसद बेमरकज तफरीही तस्खीर, कोई भी सामने आ जाए धर्माओ, चौंकाओ, नचाओ, गिराओ। अर्जुमन की नज़र में ये चंगेजी फौज सड़कों पर, बाजारों में, बागों में जगह जगह दंदनाती फिरती थी और बेचारे मर्द सहमे सहमे, डरे डरे, रॉयल्टी टू एनिमल्स की तस्वीर बने हुए थे। खुदनुमाई का ये झक्कर क्यों चल रहा था? क्यों रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, धूल उड़ा रहा था? उससे अपनी छोटी बहन सबिहा को देखकर गुस्सा आया करता था। इस कदर मेडअप। अर्जुमन को बनने संवरने पर एतराज न था। वो कहता था बेशक बनो सजो, लेकिन उछलने का मतलब, छींटे उड़ाने का मतलब, होंठों को मांस पर चढ़ाने का मतलब, बेशक आंखों को काला करो, भवों की कमान बनाओ, मसगान का पंखा जलाओ, लेकिन होंठों को हून आलूद करके लोगों को किस बात की दावत देती हो, और वो भी बरसरे आम, सलाए आम। अर्जुमन के ख्यालात के मुताबिक औरत एक काबिल इज्जत मखलूक थी। वो कायनात की माँ थी, ममता की रखवाली थी, जिसके झूलने में सारी मखलूकात पल कर जवान हुई थी। लेकिन दौरे हाजिर ने उस अजीम मखलूक को क्या से क्या बना दिया था। एक बनी सजी गुड़िया जिसका मकसद दूसरों का लुभाना था, उनके हाथ का खिलौना बनना था, जो अपने होंठों पर शंगरफी रंग से हाँ लिखकर उसे नशर करती फिरे, जो खुद खिलौना बनकर दूसरों को खिलाड़ी बनने की दावत देती फिरे। वो मुआशरे में इज्जत की तालब कैसे हो सकती है? अर्जुमन के ये सारे ख्यालात सबिहा के मुंह से निकले हुए एक जुमले ने साबुन के झाग की तरह उड़ा दिए थे। उसकी निगाह में गिद्दो पेश यकसर बदल गए थे। ये काया पलट सबिहा की जिंदगी से गहरी ताल्लुक रखती थी। जब सबिहा कॉलेज में तालीम पा रही थी तो दफतन उसमें खुदनुमाई का तूफान जागा, और देखते ही देखते इस हद तक बढ़ गया कि कॉलेज जाती तो उसे मालूम पड़ता जैसे कॉलेज नहीं स्टेज पर जा रही हो। उस पर अर्जुमन को बहुत गुस्सा आता, लेकिन माँ बाप की मौजूदगी में वो क्या कह सकता था? उसमें साकर रह जाता। उसके बावजूद उसने माँ से कई बार कहा था कि ज़बाइश के जज्बे को इस कदर शय नहीं देनी चाहिए कि बनावट के अलावा और कुछ रहे ही नहीं। सबिहा भाई की बातें सुनती, नाक मुँह चढ़ाती, एक कान से सुनती दूसरे से उड़ा देती। जो वो दर्जे पास करती गई, सजावट का जुनून बढ़ता ही गया। फैशन की नित नई फूल पत्तियां लगती गईं। बहन भाई में फासला बढ़ता गया। पहले बाल फूल बने, फिर खुलकर शानों पर बिखर गए, फिर कट गए, झाड़ फानूस की शक्ल अख्तियार कर गए। नाखून छुरियां बन गए, लिपस्टिक के रंग गहरे होते गए, लाउड। आंखें कश्तियां बनकर डोलने लगी, यहाँ तक कि सबिहा के नाम ने भी कई एक कैंचलियां बदली। सबिहा से सबीह, फिर सबूही, फिर सब्बू। जिस्म बोतल की शक्ल अख्तियार करता गया। लिबास जिस्म से ऐसा चिमटा कि दोनों में फर्क न रहा। उभार तीखे हो गए, गोलाइयां नुमाया। उन्हीं दिनों घर में सबिहा के रिश्ते की बात चली। जेर लब्बियां उभरी, मशवरे हुए। लड़का अंजुमन के दफ्तर में अफसर था। अंजुमन ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता हो जाए। घर वाले सभी हक में थे, लेकिन सबिहा ने उसे रद्द कर दिया। उसे लड़का पसंद न था, क्योंकि वो लड़का नजर न आता था। उसमें ठहराव था, संजीदगी थी, वो मोअज़्ज़ज़ नजर आता था। अगरचे उम्र ज्यादा न थी। उस पर अंजुमन को बहुत गुस्सा आया। बहरहाल बात टूट गई। 1 साल गुजर गया। फिर जब सबिहा आखिरी दर्जे में थी तो एक और सरगोशी उभरी। सुलमान सबिहा का चुनाव था। घर में दबी आवाज में सुलमान का जिक्र होने लगा। फिर एक रोज सुलमान घर आ गया। घर के लोग बारी बारी उसे देखने लगे, कोई ओट से, कोई दर्द से, कोई बरमला। सुलमान बिल्कुल ही लड़का था, इस हद तक कि शो बॉय नजर आता था। देखने में गुड्डा, बना सजा हुआ गुड्डा, अंदाज सो वाट, रवैया हु केयर्स, नफासत ऐसी जैसे सुलमान नहीं सलीमा हो, जहाज में नजर ऐसा जैसे डेकोरेशन पीस हो। सबिहा ने माँ बाप पर बहुत जोर दिया कि सुलमान के घर पैगाम ले जाएं, लेकिन वो हिचकिचाते रहे। पैगाम तो लड़की के घर आता है। बहरहाल अर्जुमन ने शिद्दत से मुखालफत की। अगरचे कहा जाता था कि सुलमान का मुस्तकबिल दरख्शां है, लेकिन हाल तो हासा बेहाल था। उस पर वालिदैन ने अर्जुमन की बात मानी और बात खटाई में पड़ गई। शायद बात फिर से उबरती,
لیکن جلد ہی سلمان کا ایک اسکینڈل سامنے آ گیا۔ پتا چلا کہ وہ تو لیڈیز مین ہے۔ اس کے بعد سبیہا کی سجاوٹ میں نئے نئے پیچ و خم شامل ہو گئے۔ سبیہا اور چمکی، ایسے بجھنے سے پہلے دیا بھڑک کر جلتا ہے۔ تحصیل علم کرنے کے بعد لیکچرار کی حیثیت سے اس کی تعیناتی ہو گئی اور ایک دور دراز شہر میں چلی گئی۔ 2 سال کے بعد جب وہ چھٹیوں پر گھر آئی تو ارجمند اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لپسٹک مدھم پڑ چکی تھی، لباس کے رنگ ہلکے ہو چکے تھے، قمیض ڈھیلی پڑ چکی تھی، بال بن گئے تھے، آنکھیں دکھنے والی نہ رہی تھیں۔ اور پھر سجاوٹ کے متعلق اس کے منہ سے جملہ سن کر کیا فرق پڑتا ہے بھائی جان، وہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ کیا وہ نا امید ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے نا امید؟ کیا وہ بناؤ سنگار امید کی ایک صورت تھی، جیون ساتھی حاصل کرنے کے لیے ایک معصوم جدوجہد تھی؟ اس روز شام کو جب وہ بازار گیا تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ بنی سجی جوان لڑکیاں یوں نظر آ رہی تھی جیسے چراغے سحری بجھنے سے پہلے بھٹک کر جل رہے ہوں۔ اونچی ایڑیوں کی ٹپ ٹپ یوں سنائی دے رہی تھی جیسے کوچ کرنے کا نکارہ بج رہا ہو۔ اذا کے پیچ و خم اور حرکات کی لے یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے محرومی سے بچنے کے لیے دو پیچ کھیلے جا رہے ہوں۔ اس روز ارجمن نے شدت سے محسوس کیا کہ رعنائیوں کی یہ نمائش دراصل برت تلاش کرنے کی جدوجہد ہے۔ تعلیم اور سٹیٹس نے لڑکیوں کی آئیڈیلز میں ہوا بھر دی تھی، غبارے اڑنے لگے تھے اور بلند۔ توقعات نے اپنے گھونسلے اتنے بنا لیے تھے کہ زیادہ تر نوجوان بالستیے نظر آنے لگے تھے۔ گھر والوں کی پسند سے چڑ ہو گئی تھی، اپنی پسند فروعات سے اٹ گئی تھی۔ مواقع کم ہوتے جا رہے تھے اور کم ڈوبتے ہوئے تینکوں کی طرف جھپٹ رہے تھے۔ اس رات ارجمن کو نیند نہ آئی۔ احساس گناہ کی چبھن بڑھتی گئی۔ اس کے دل سے آواز آ رہی تھی، سبیہا کی محرومی کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ تم نے سلمان کے خلاف محاذ قائم کیا تھا، اب عمر بھر محروم رہے گی، اکیلی، تنہا۔ اگلی صبح اس کی بیگم نے جھنجھوڑ کر اسے جگایا، اٹھیے نا، سبیہا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ ارجمن کو یاد آیا کہ اس نے سبیہا کے ساتھ لاہور جانے کا پروگرام بنایا ہے۔ لاہور میں اسے ہیڈ آفس میں کام تھا۔ سبیہا نے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنی تھی۔ لاہور پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ سبیہا فنکشن کے لیے لیٹ ہو گئی تھی۔ ارجمن نے ٹیکسی لی اور سبیہا کو سیدھا یونیورسٹی لے گیا۔ اسے سمجھا دیا کہ فارغ ہو کر ہیپی ہوم ہوٹل میں آ جائے جہاں وہ ٹھہریں گے۔ ہوٹل کے ریسپشنسٹ کے پاس وہ پیغام چھوڑ دے گا، کمرہ نمبر بورڈ پر دیکھ لے۔ یونیورسٹی سے سیدھا ہوٹل پہنچا، کمرہ نمبر 16 بک کرایا، سامان رکھوایا، پھر برآمدے میں بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ دفتن ملحقہ نمبر 17 کا دروازہ کھلا۔ سلمان باہر نکلا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا۔ ارجمن نے بیرے سے پوچھا، کمرہ نمبر 17 میں کون ٹھہرے ہوئے ہیں؟ سلمان صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، اس نے جواب دیا، ابھی نیچے گئے ہیں۔ سبیہا نے شام 5 بجے آنا تھا۔ 4:30 کے قریب ارجمن اٹھا، تیاری کی، ایک کاغذ پر سبیہا کے نام میسج لکھا، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، شاید میں رات کو لیٹ لوٹوں، گھبرانا نہیں۔ اس نے کاغذ طے کیا، لفافہ بند کیا، لفافے پر لکھا، میسج برائے سبیہا از ارجمن، کمرہ نمبر 17۔ وہ نیچے اترا، ریسپشن کو لفافہ دیا، پھر بورڈ کی طرف بڑھا جس پر کمروں کے نمبروں تلے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا کارڈ 16 نمبر کے خانے سے نکال کر 17 نمبر کے خانے میں فٹ کر دیا۔ پھر وہ عجلت سے ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔